Hello everyone, I am Lakshmikant Sharma and I welcome you all on the India's largest learning platform Unacademy। दोस्तों हमारा जो यहाँ पे टॉपिक चल रहा था वो सिटिंग अरेंजमेंट चल रहा था और यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन देखो भाई सिटिंग अरेंजमेंट से पहले बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो यहाँ पे कोर्स चल रहा है वो अनअकैडमी पे चल रहा है और हमारा जो स्लोगन है वो है क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। देखो दोस्तों अनअकैडमी आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवाता है आपको बता देता हूँ। देखो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जब भी आप लोगे उसमें आपको डेली लाइव क्लासेज मिलेंगी। डेली लाइव क्लासेज के साथ साथ लाइव टेस्ट सीरीज और क्विजेज भी आपको मिलेंगे। नेक्स्ट देखो अनअकैडमी आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी प्रोवाइड करवाता है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब सीधा सा है कि आपका जो भी कोर्स यहाँ पे रहेगा वो सिलेबस ओरिएंटेड रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिलेबस से बाहर कुछ भी चीज आपको पढ़ाई जाएगी। यहाँ पे जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा और सब्जेक्ट वाइज एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाया जाएगा। और अगली कंडीशन आपको अनलिमिटेड एक्सेस की फैसिलिटी भी अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है। देखो अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है कि आप किसी भी कोर्स को अपने सब्सक्रिप्शन के दौरान कितनी भी बार देख सकते हो। ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन आपके पास यहाँ पे अनअकैडमी प्रोवाइड नहीं करवाता है। नेक्स्ट देखो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना। आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद अपना टारगेट यहाँ पे चूज करना है। टारगेट अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी आरपीएससी बैंक जो भी आपका टारगेट है वो यहाँ पे आप चूज करोगे। उसके बाद आप यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन में जाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन दिखाई देगी। देखो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि जितनी लंबी टाइम ड्यूरेशन का कोर्स आप यहाँ पे ज्वाइन करोगे आपके लिए उतना ही फायदा यहाँ पे रहने वाला है। तो या तो आप 12 महीने का कोर्स ज्वाइन करो या फिर आप 24 महीने का कोर्स ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि आरपीएससी अपना एग्जाम जल्दी से जल्दी कंडक्ट नहीं करवाता है। लगभग 1 साल या 1.5 साल का टाइम तो आरपीएससी के एग्जाम को कंडक्ट होने में लग ही जाता है। अगर आप 12 महीने का कोर्स यहाँ पे ज्वाइन करते हो तो 12 महीने के कोर्स की जो कीमत यहाँ पे रहेगी वो 7,000 रुपए रहेगी। 7,000 रुपए आपको पे नहीं करना है। मैं आपको एक प्रोमो कोड प्रोवाइड करवा रहा हूँ LK10। जब आप LK10 प्रोमो कोड का यूज करोगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और डिस्काउंट के बाद आपको जो फीस पे करनी है वो पे करनी है 6,300 रुपए। 6,300 रुपए में आप 1 साल के लिए अनलिमिटेड एक्सेस अनअकैडमी का ले सकते हो। अगर आप 24 महीने का कोर्स लेते हो तो 24 महीने के कोर्स की फीस रहेगी 9,100 रुपए। लेकिन आपको अगेन 9,100 रुपए पे नहीं करना है। आपको अगेन यहाँ पे प्रोमो कोड अप्लाई करना है LK10 और जब आप LK10 प्रोमो कोड यूज करोगे तो अगेन आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और 10% के डिस्काउंट के बाद कोर्स की जो फीस रहेगी वो 8,190 रुपए रहेगी। 8,190 रुपए में आप अनलिमिटेड एक्सेस ले सकते हो 2 साल का। 2 साल तक आप घर बैठे अपने हिसाब से किसी भी टाइम पर तैयारी कर सकते हो आरपीएससी की। नेक्स्ट देखो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आपकी क्वेरी का बिल्कुल समाधान किया जाएगा। याद रखना है दोस्तों मेरे कोर्स का जो कोड रहेगा वो LK10 रहेगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो किसी भी आप सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो LK10 कोड का यूज करो। LK10 कोड का यूज करने के बाद आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट वहां पे मिलने वाला है। देखो हमारा जो यहाँ पे टॉपिक चल रहा था वो सिटिंग अरेंजमेंट वाला चल रहा था और सिटिंग अरेंजमेंट में जितनी भी बेसिक कंडीशन आपके पास बनी थी वो बेसिक कंडीशंस मैंने आपको बता दी थी। देन मैंने आपसे ये कहा था कि भाई सिटिंग अरेंजमेंट में हम सबसे पहले बात कर रहे थे सर्कुलर वेस्ट की और सर्कुलर वेस्ट में भी हम बात कर रहे थे इनसाइड फेसिंग की। अब मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी भाई कि जब भी आप इनसाइड फेसिंग की बात करोगे देखो ध्यान रखना है मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि जब भी आप इनसाइड फेसिंग की बात करोगे तो इनसाइड फेसिंग में आपके पास दो कंडीशन होंगी। एक तो पर्सन को लेफ्ट बैठाना है एक पर्सन को अपने राइट बैठाना है। आपके पास सीधा सा मुद्दा था कि अगर आप किसी भी पर्सन को लेफ्ट की साइड बैठा रहे हो तो आप उस पर्सन को हमेशा क्लॉकवाइज बैठाओगे। अगर किसी भी पर्सन को आप राइट की साइड बैठा रहे हो तो आप हमेशा उसको एंटी क्लॉकवाइज बैठाओगे। यो सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी भाई।
आपको दोबारा बताने की नीड नहीं है। अगर कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले इसका पार्ट 1 देखो, उसके बाद आप पार्ट 2 देखो, क्योंकि पार्ट 1 में जितनी भी आपकी बेसिक कंडीशंस यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट की बननी थी वो सारी बेसिक कंडीशंस मैं आपको यहाँ पे करवा चुका हूँ। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो आगे। आपके पास एक कंडीशन और मैंने आपको बताई थी कि मान लो अगर किसी भी पर्सन का फेस सेंटर की साइड दे रखा हो, इन साइड दे रखा हो, तो आपको ध्यान रखना है जो आपका लेफ्ट होता है वो हमेशा इसका लेफ्ट होता है और जो आपका राइट होता है वो हमेशा इसका राइट होता है। अब आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है, सुनो। आपके पास क्वेश्चन है EFGHIJKL। देखो आपके पास टोटल पर्सन कितने हो गए, आपके पास टोटल पर्सन है 8 और आपसे ये बोला है भाई कि टोटल 8 पर्सन है और टेबल यहाँ पे कैसी दे रखी है, सर्कुलर। आपके पास मुद्दा है कि टोटल 8 पर्सन है जो एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हैं। देखो टेबल आपके पास सर्कुलर है और इन सब का जो फेस दे रखा है वो कहां पे दे रखा है, सेंटर की साइड। टोटल 8 पर्सन है, सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हैं और पर्संस का जो फेस दे रखा है वो कहां पे दे रखा है, सेंटर की साइड। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 8 पोजीशंस यहाँ पे बनाएंगे। तो देखो आप यहाँ पे 8 पोजीशंस बना लो। मैंने कहा था जितनी पोजीशन आप बनाओगे उतनी यहाँ पे आपको लाइन खींचनी है। तो ये आपकी कितनी पोजीशन हो गई भाई, 8 पोजीशन। अब आपके पास सबसे पहली जो कंडीशन यहाँ पे दे रखी है वो दे रखी है ओनली 3 पर्संस आर सिटिंग बिटवीन K एंड L। देखो आपके पास मुद्दा दिया गया है कि K और L के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, 3। तो एक बार बताओ, K आपका यहाँ पे बैठा है और जब 8 पर्सन आपके पास दे रखे हों और आपसे बोले कि भैया 3 पर्सन दोनों के बीच में बैठे हैं, तो ध्यान रखना है पर्सन हमेशा आमने सामने की साइड बैठे हैं। या तो आप K के राइट में काउंट कर लो या फिर आप K के लेफ्ट में काउंट कर लो। K और L के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, 3 पर्सन बैठे हैं। तो पहली लाइन तो आपके पास दे रखी है कि K और L के बीच में 3 पर्सन हो गए। अगली जो लाइन आपके पास दे रखी है वो दे रखी है भाई कि ओनली 2 पर्संस आर सिटिंग बिटवीन L एंड H। देखो आपके पास मुद्दा है कि L और H के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, 2 पर्सन। अब एक छोटी सी बात बताओ, आपके पास एक मुद्दा आ गया कि L और H के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं, तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि भैया H की 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है कि या तो आपका H यहां पे आ सकता है और या फिर आपका H K के राइट में आ सकता है। तो ध्यान रखना है जहां पे इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास आ जाए जहां पे 2 पॉसिबिलिटी बन रही हो, वहां पे एक हल्का सा डायग्राम और बना लो। और ध्यान रखना है पोजीशन हमेशा पहले डायग्राम के अकॉर्डिंग ही बनानी है। अब आपको पता है L और H के बीच में कितने पर्सन, 2 पर्सन, और H की दूसरी पॉसिबिलिटी कहां पे बन सकती है, यहाँ पे। तो L और H के बीच में कितने पर्सन हो गए, 2 पर्सन। अगला दिया है ओनली 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन H एंड G। देखो H और G के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं। अब एक बार बताओ, H और G के बीच में 3 पर्सन बैठाने हैं, तो मैं कह सकता हूं H अगर आपका यहाँ पे बैठा है तो यहाँ पे आप किसको बैठा सकते हो भाई, G को। आपके पास कंडीशन है H और G के बीच में 3 पर्सन हो गए। अगला मुद्दा क्या है कि H और G के बीच में 3 पर्सन हो गए। ठीक है, यहां तक का मामला। J इज सेकंड टू द राइट ऑफ H। देखो H के राइट को सेकंड कौन बैठा है, J। आपको पता है H आपका यहाँ पे है, राइट बैठाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज बैठाओगे। और H के राइट को पहला तो हो गया है K और दूसरा कौन हो जाएगा आपके पास, J। तो जो J है वो H के राइट को दूसरा हो गया है। नेक्स्ट देखो H आपका यहाँ पे बैठा है, H का राइट बैठेगा क्लॉकवाइज, तो H के राइट को पहला और दूसरा यहाँ पे कौन बैठेगा, J। तो H के राइट को सेकंड कौन हो गया है भाई, J हो गया है। अगली कंडीशन है I इज वन ऑफ द नियरेस्ट नेबर ऑफ H। देखो I जो है वो H के निकटतम पड़ोसियों में से एक है, तो आपको पता है I H के निकटतम पड़ोसियों में से एक हो गया। अब आपके पास सेम कंडीशन यहाँ पे कि I जो है वो H के निकटतम पड़ोसियों में से एक हो गया। देखो यहाँ पे आपका I फिक्स हो गया, यहाँ पे H फिक्स हो गया, यहाँ पे K फिक्स हो गया, यहाँ पे J फिक्स हो गया, यहाँ पे G फिक्स हो गया और यहाँ पे L फिक्स हो गया है। क्लियर है मामला। इधर की साइड की बात करें, G फिक्स हो गया, L फिक्स हो गया, J फिक्स हो गया, यहाँ पे I फिक्स हो गया, यहाँ पे H फिक्स हो गया और यहाँ पे K फिक्स हो गया। अभी तक तो दोनों की दोनों डायग्राम कैसे चल रहे हैं आपके, सेम चल रहे हैं। और लास्ट कंडीशन है F इज नॉट द नियरेस्ट नेबर ऑफ K और G।
एफ ना तो के का पड़ोसी है और ना ही एफ जी का पड़ोसी है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे के का पड़ोसी ये वाला पर्सन, तो यहाँ पे एफ आ नहीं सकता। यहाँ पे जी का पड़ोसी ये वाला पर्सन, तो यहाँ पे एफ आ नहीं सकता। बताओ, अगर एफ इन दोनों पोजीशन में से कहीं पे भी नहीं आएगा तो मैं कह सकता हूँ भाई ये वाला डायग्राम तो कैसा हो गया, गलत। अब एफ किसी भी कंडीशन में जे की बगल में नहीं बैठेगा, और एफ जब जी की बगल में नहीं बैठेगा तो यहाँ पे एफ नहीं आ सकता। तो मैं कह सकता हूँ भाई एफ कहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे। और ये जो एफ है वो ना तो के की बगल में बैठा है और ना ही एफ जी की बगल में बैठा है। आपके पास एक पर्सन और बचेगा, और जब एक पर्सन आपके पास और बचेगा तो बचा हुआ पर्सन आपके पास कौन है, ए। ए आपका यहाँ पे सेट हो गया और ये सिटिंग अरेंजमेंट आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। देखो भाई बिल्कुल बेसिक सा तरीका है, आपको किसी भी कंडीशन में लोड नहीं लेना है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के, जिनके आंसर भी आप सिंपल सिंपल तरीके से दे सकते हो। अब ये तो आपके पास हो गया है भाई क्वेश्चन। इसके बाद आपके पास क्या दे रखे हैं, इसके बाद आपके पास यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन इसके लिए मैं एक छोटा सा क्या बना लूं, यहाँ पे उस डायग्राम को कॉपी कर लूं। यही कंडीशन थी आपके पास, ठीक है। अब इस डायग्राम को मैं हल्का सा कॉपी कर लेता हूं, के जे ई जी एल। देखो के जे ई जी एल, और नेक्स्ट आपके पास कंडीशन थी एफ आई एच, और नेक्स्ट कंडीशन आपके पास एफ, नेक्स्ट आपके पास आई, और नेक्स्ट आपके पास कौन है, एच। अब देखो मैंने प्रीवियस डायग्राम को यहाँ पे क्या कर लिया है, कॉपी कर लिया है, जिससे आंसर देने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। आपके पास पहला क्वेश्चन दिया है, एज पर द गिवन अरेंजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एफ। दिए गए स्टेटमेंट में से किसी एक का चुनाव करना है जिसमें एफ के बारे में सही बताया गया है। देखो आपको रिलेशन एफ के साथ बनाना है और आपको ये देखना है ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जिसमें एफ के बारे में सही बताया गया है। आपके पास पहला जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है नन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो इसके बारे में तो हम लोग बाद में बात करेंगे। आपके पास अगला स्टेटमेंट है के इज वन ऑफ द नियरेस्ट नेबर ऑफ एफ। देखो के जो है वो एफ के निकटतम पड़ोसियों में से एक है। बताओ के एफ के निकटतम पड़ोसियों में से एक है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो मैं कह सकता हूं भाई ये स्टेटमेंट तो आपका कैसा हो गया, गलत हो गया। अगला है f इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ h। h के लेफ्ट को सेकंड f बैठा है। देखो ये आपका h है, h का लेफ्ट बनेगा क्लॉकवाइज, तो h के लेफ्ट को सेकंड कौन हो गया है, f। मैं ये कह सकता हूं भाई कि f जो है वो h के लेफ्ट को सेकंड है, तो ये स्टेटमेंट आपका कैसा हो गया है, सही। और जब ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया तो फिक्स है भैया बाकी दोनों कैसे हो जाएंगे, गलत। तो आंसर जो आपका जाएगा वो कौन से नंबर का जाएगा, 3 नंबर का। कर लोगे क्वेश्चन को, बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चन आपके पास आते हैं भाई। लोड लेने की आपको किसी भी कंडीशन में नीड नहीं होनी चाहिए। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है, सुनो। स्टार्टिंग फ्रॉम ई, आपसे बोला है कि ई से स्टार्ट करो। इफ ऑल द पर्संस आर आस्क्ड टू सिट इन द ऑर्डर ऑफ द अल्फाबेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन पोजीशन ऑफ हाउ मेनी पर्संस वुड रिमेन अनचेंज्ड एक्सक्लूडिंग ई। देखो ई को शामिल नहीं करना है और आपसे बोल रहा है भैया कि ई से हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लॉकवाइज क्या करना है, अरेंज करना है। अब देखो ई से अगर आप घड़ी की दिशा में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे तो ई के बाद यहाँ पे एफ, उसके बाद जी, उसके बाद एच, उसके बाद आई, देन आपके पास जे, देन के, और लास्ट में कौन आ जाएगा, एन। अब आपसे ये बोला है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनकी पोजीशन सेम रहेगी लेकिन ई को काउंट नहीं करना है। तो देखो एक तो सेम किसकी हो गई आपकी, एच की, यहाँ पे भी एच और यहाँ पे भी एच आ रहा है। और एक किसकी सेम हो गई है, आई की, यहाँ पे भी आई है और यहाँ पे भी आई आ रहा है। और ऐसा कोई पर्सन है जिसकी पोजीशन सेम हो रही हो, नहीं है। जब ऐसा कोई पर्सन नहीं है तो मैं कह सकता हूं दो पर्सन ऐसे हैं जिनकी पोजीशन कैसी रहेगी भाई, सेम रहेगी। ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन हो गया है। ऐसा कोई इंसान है भाई जिसको सेकंड क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई हो। देखो बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है भाई, सेकंड नंबर के आपके। कर लोगे इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है क्या। ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसको यहां तक कोई भी दिक्कत आई हो, कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो तीसरे क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग, ठीक है। यहाँ पे आपका आई बैठा था जो मिट गया था, ठीक है। अब आपके पास तीसरा क्वेश्चन दिया है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड देयरफॉर देयर ग्रुप। आपके पास मुद्दा दिया है कि 5 में से 4 एक जैसे हैं जिनका एक समूह बनता है।
निम्न में से ऐसा कौन सा है जो ग्रुप से कैसा है, बाहर है। तो आपके पास मुद्दा है भैया, 5 में से 4 तो ऐसे होंगे जिनका एक ग्रुप बनेगा, लेकिन एक ऐसा होगा जो ग्रुप से कैसा होगा, बाहर होगा। मान लो सबसे पहला आपके पास दिया है JHG। अब देखो JHG की अगर मैं बात करूं तो आपके पास मुद्दा है, देखो यहां पे आपके पास कौन बैठा है, जे बैठा है, और आपके पास कंडीशन है जे के लेफ्ट में कौन बैठा है, एच, और जे के राइट में कौन बैठा है, जी। और जे एच जी के बीच में एक एक पर्सन है, तो मैं कह सकता हूं भाई कि जे और एच के बीच में भी एक पर्सन है और एच और जी के बीच में भी एक पर्सन है। अगला है के आई ई। अब देखो इधर की साइड देखोगे तो के और आई के बीच में भी एक पर्सन है और के और ई के बीच में भी एक पर्सन है, तो यहाँ पे भी मुद्दा कैसा है आपका, सेम ही है कि के और आई के बीच में भी एक पर्सन और ई और आई के बीच में भी एक पर्सन। अगला आपके पास दिया है जी जे एल। देखो ये पहला और दूसरा तो एक जैसा हो गया है। अगला है जी और जे। जी और जे के बीच में एक पर्सन है, लेकिन जी और एल के बीच में एक पर्सन है क्या, नहीं। मैं कह सकता हूं भाई ये दोनों तो आपके समान है, लेकिन आपको पता है ये 3 नंबर का कैसा हो गया, अलग, और जो अलग है वही तो आपका आंसर है। तो आंसर आपका कौन से नंबर का है, 3 नंबर का। अगला आपके पास दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिटिंग एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल। एल के इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा पर्सन बैठा है, तो एक बार बताओ एल के इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा पर्सन बैठा है। तो एल आपके पास ये रहा, एल का जो लेफ्ट बनेगा वो क्लॉकवाइज बनेगा, तो एल के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठ जाएगा, जी। तो मैं कह सकता हूं भाई कि एल के इमीडिएट लेफ्ट में जी हो गया। लास्ट क्वेश्चन आपके पास दिया है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच विद रेस्पेक्ट टू ई। ई के बिहाफ पर एच की पोजीशन क्या होगी, एक बात बताओ, ई के बिहाफ पे एच की पोजीशन, ई कहां पे है आपके पास, ये रहा, और एच कहां पे है, ये रहा। ई के बिहाफ पे एच की पोजीशन एक तो लेफ्ट की साइड बनेगी और एक राइट की साइड बनेगी। तो सबसे पहले लेफ्ट की साइड काउंट कर ले, तो ई के बिहाफ पे एच की पोजीशन 1 2 3, एक तो लेफ्ट को तीसरी हो गई। अगर मैं राइट की बात करूं तो 1 2 3 4 और 5, एक राइट को कौन सी हो गई है, 5 की हो गई है। तो या तो आंसर लेफ्ट को तीसरा और या फिर आंसर राइट को पांचवा। एक बार बताओ, या तो लेफ्ट को तीसरा, तो देखो सेकंड हो नहीं सकता, सेकंड हो नहीं सकता, एक्सट्रीमली लेफ्ट हो नहीं सकता, थर्ड, लेकिन थर्ड कहां से है, लेफ्ट से, ये हो नहीं सकता। आंसर कौन से नंबर का है, 4 नंबर का, कि जो आंसर बनेगा वो 4 नंबर का बनेगा। बना लोगे। ये आपका भाई बिल्कुल बेसिक सा मुद्दा हो गया है क्वेश्चन का, और ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको इजीली करवा चुका हूं। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको लोड लेने की कोई भी नीड नहीं है भाई। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस की अगर आप 10-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो भाई पहले वीडियो को देख लोगे, 4-5 क्वेश्चन तो मैंने कल करवा दिए थे, एक ही क्वेश्चन मैंने आपको आज करवा दिया। अब मैं थोड़ा सा लेवल को क्या कर रहा हूँ, ऊपर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। लोड नहीं लेना है किसी भी चीज का, मैं तरीका बताऊंगा कि क्वेश्चन आपको करना कैसे है, ठीक है। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, आप तो देखते ही घबरा गए भाई क्वेश्चन को। अरे घबराना नहीं है भाई, मैं करना बताऊंगा। एक बार जरा आप इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो, पढ़ो जरा एक बार, टाइम आपके पास 1 मिनट का है, एक बार जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो आप लोग।
हाँ भाई, पढ़ लिया आपने क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप ध्यान से देखते चलना, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन दिया है कि 8 पीपल, देखो आपके पास टोटल 8 पर्सन दे रखे हैं और आपसे बोला गया है टोटल 8 पर्सन है, पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। देखो टोटल 8 पर्सन हैं जो एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हैं और सारे के सारे पर्सन के फेस कहाँ पे है, सेंटर की साइड। अब आपके पास अगला मुद्दा दिया है, ईच ऑफ देम स्पीक्स अ डिफरेंट लैंग्वेज। प्रत्येक पर्सन को अलग अलग भाषा पसंद है, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, मलयालम, तमिल, गुजराती, उर्दू, लेकिन इनका सीक्वेंस सेम हो ये जरूरी नहीं है। तो कहने का मतलब सीधा सा कि टोटल 8 पर्सन दे रखे हैं, 8 पर्सन एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हैं और सारे के सारे पर्सन को अलग अलग लैंग्वेज पसंद है। अब एक छोटी सी बात बताओ, एक पर्सन के सामने लैंग्वेज भी केवल कितनी आएगी, एक ही लैंग्वेज आएगी। हालांकि मैंने आपको सॉल्व करने के लिए जगह छोड़ दी है, लेकिन जगह कम पड़ जाएगी, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ सुनते चलना है, लोड नहीं लेना है। तो सुनो, जब भी आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन को आप कभी भी एक सिंगल डायग्राम में सॉल्व नहीं करोगे। ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा कितने डायग्राम में सॉल्व करोगे, 2 डायग्राम में। लेकिन जरूरी नहीं है आप सारे ही डायग्राम को 2 डायग्राम में खत्म करोगे, सारे ही क्वेश्चन के लिए 2 डायग्राम बनाओगे, नहीं। आपको सिर्फ पॉसिबिलिटी देखनी है कि जहां पे 2 पॉसिबिलिटी बने वहां पे तुरंत एक दूसरा डायग्राम बना लो, ठीक है ना। आपके पास पहला मुद्दा क्या दिया है वो सुनो, The one who speaks Malayalam sits second to the right of W। जिस पर्सन को मलयालम पसंद है वह W के राइट को दूसरा है। देखो W आपके पास ये रहा, W का राइट बनेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो W के राइट को दूसरा वो पर्सन बैठा है जिसको मलयालम पसंद है। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने W को यहाँ पे बैठाया है तो सीधी सी बात है इस डायग्राम में भी W को यहीं पे बैठाओगे और W के राइट को सेकंड जो पर्सन बैठेगा उसको मलयालम पसंद होगा। ये आपके पास पहला स्टेटमेंट हो गया। पहले स्टेटमेंट में कोई दिक्कत है किसी को? नेक्स्ट देखो अगला आपके पास दिया है, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन द वन हु स्पीक्स मलयालम एंड द वन हु स्पीक्स गुजराती। मलयालम और गुजराती बोलने वाले पर्सन के बीच में 2 पर्सन है। तो एक बात बताओ, मलयालम अगर आपका यहाँ पे बैठा है तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे गुजराती आ जाएगा। मलयालम और गुजराती वाले के बीच में 2 पर्सन हो गए ऊपर की साइड। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मलयालम और गुजराती वाले के बीच में 2 पर्सन हो जाए नीचे की साइड। तो एक बात बताओ, मलयालम और गुजराती वाले के बीच में कितने पर्सन हो गए, 2 पर्सन। ठीक है यहाँ तक का मामला। नेक्स्ट देखो आगे, अगली कंडीशन दे रखी है, ओनली 2 पीपल्स सिट बिटवीन वी एंड यू। देखो वी और यू के बीच में केवल 2 पर्सन बैठे हैं। अब आपके पास मुद्दा है, ना तो आपको वी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, अच्छा एक आपके पास लाइन छूट गई है, वी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु स्पीक्स गुजराती। देखो गुजराती वाले के इमीडिएट लेफ्ट में वी बैठा है, तो आपको पता है भाई गुजराती आपका यहाँ पे है, गुजराती वाले के इमीडिएट लेफ्ट में वी बैठ जाएगा। अगेन आपका गुजराती यहाँ पे है तो गुजराती वाले के इमीडिएट लेफ्ट में वी बैठ जाएगा। तो जो वी है वो गुजराती वाले के कहाँ पे है, इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। क्लियर है यहाँ तक का मुद्दा? कोई दिक्कत वाली बात है कि अब एक बात बताओ, आपके 2 पर्सन की पोजीशन तो फिक्स हो गई, एक तो वी की और दूसरा डब्ल्यू की, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे, अगली कंडीशन दे रखी है कि V और U के बीच में केवल 2 पर्सन बैठे। अब एक बार बताओ, V और U के बीच में केवल 2 पर्सन है तो मैं कह सकता हूँ U की एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है और U की एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है। V और U के बीच में अगर 2 पर्सन बैठे हैं तो इधर की साइड आ जाओ, मैं कह सकता हूँ भाई U की एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है और U की एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है। तो V और U के बीच में 2 पर्सन हो गए। अगला दिया है U W का एक निकटतम पड़ोसी है। अब एक बार बताओ, U W का निकटतम पड़ोसी, तो ये वाला U तो W का निकटतम पड़ोसी है, मतलब यहां से आपका U क्या हो जाएगा, कैंसिल। लेकिन देखो यहाँ पे दोनों ही साइड में U किसका पड़ोसी है, W का पड़ोसी है, तो यहाँ पे आप किसी भी U को भी खत्म नहीं कर सकते। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नेक्स्ट देखो आगे, अगला दिया है, द वन हु स्पीक्स हिंदी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ यू। देखो जिस पर्सन को हिंदी पसंद है यू के राइट को सेकंड बैठा है, तो यू के राइट को सेकंड वो पर्सन बैठा है जिसको हिंदी पसंद है। नेक्स्ट देखो, यू के राइट को सेकंड वो पर्सन बैठा है जिसको कौन सी लैंग्वेज पसंद है, हिंदी लैंग्वेज पसंद है। क्लियर है मामला? तो दिक्कत वाली बात है क्या? ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसको दिक्कत आई हो
लेकिन आपको पता है यू की यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, तो यू के राइट को सेकंड यहाँ पे वो पर्सन भी आ सकता है जिसको हिंदी पसंद है। अब एक बात बताओ, अगर आप यू को यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे हिंदी आएगा, अगर यू को यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे हिंदी आएगा, मतलब यू की और हिंदी की दो पॉसिबिलिटी बनने वाली है। अगला आपके पास मुद्दा दिया है कि टी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु स्पीक्स हिंदी। हिंदी वाले के इमीडिएट राइट में टी बैठा है, तो एक बाबा तो हिंदी वाला अगर यहाँ पे है तो इमीडिएट राइट में टी आ सकता है क्या? नहीं, मतलब यहाँ पे हिंदी नहीं आएगा, और जब यहाँ पे हिंदी नहीं आएगा तो यहाँ पे यू नहीं आएगा, तो मैं कह सकता हूँ भाई अब ये वाला यू फिक्स हो गया और यहाँ पे हिंदी फिक्स हो गया। तो देखो मैं एक बार थोड़ा सा हटा के दोबारा लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, अब मैं एक बार मिटा के दोबारा लिख दिया है मैंने। देखो यहाँ पे आपका यू फिक्स हो गया और यहाँ पे आपका हिंदी क्या हो गया है? फिक्स हो गया है। अब एक बाबा तो हिंदी आपका एक ही बैठा है यहाँ पे, तो हिंदी वाले के इमीडिएट राइट में कौन आ जाएगा? आपका डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, आपके पास मुद्दा है अच्छा टी, कि जो टी है वो हिंदी वाले के कहाँ पे है? इमीडिएट राइट में बैठा है, तो हिंदी वाले के इमीडिएट राइट में कौन बैठ गया है? टी। ये लो यहाँ पे टी फिक्स हो गया है। ठीक है, अगली कंडीशन आपके पास दे रखी है ओनली थ्री पीपल सिट बिटवीन टी एंड द वन हु स्पीक्स मराठी। देखो टी और मराठी वाले के बीच में कितने पर्सन है? 3 पर्सन। तो आपको पता है भाई टी कहाँ पे सेट है? आपका हिंदी वाले के इमीडिएट राइट में यहाँ पे टी था, और टी और मराठी वाले के बीच में कितने पर्सन है? 3 पर्सन है। तो मैं कह सकता हूँ भाई टी और मराठी वाले के बीच में कितने पर्सन हो गए? 3। अगला आपके पास टी यहाँ पे बैठा है, तो मराठी किसके सामने आ जाएगी? डब्ल्यू के सामने। टी और मराठी वाले के बीच में कितने पर्सन हो गए? 3 पर्सन। अभी तक ना तो आप पहले डायग्राम को गलत कर सकते हो और ना ही आप दूसरे डायग्राम को गलत कर सकते हो। नेक्स्ट दिया है द वन हु स्पीक्स तमिल सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु स्पीक्स मराठी। जो पर्सन तमिल बोलता है वो मराठी वाले के लेफ्ट को दूसरा बैठा है। देखो जो पर्सन तमिल बोलता है वो मराठी वाले के लेफ्ट को दूसरा है, तो मराठी वाले के लेफ्ट को दूसरा यहाँ पे बैठा है वी, तो मैं कह सकता हूँ वी को तमिल पसंद हो गया है। ठीक है, यहाँ पे मराठी कहाँ पे है? डब्ल्यू के सामने, तो मराठी वाले के लेफ्ट को सेकंड बैठा है वी, तो वी को कौन सा पसंद हो जाएगा? तमिल लैंग्वेज पसंद हो जाएगी। ठीक है, अगला है एस सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। देखो पी के इमीडिएट लेफ्ट में एस बैठा है। अब एक बात तो पी के यहाँ पे पी आ नहीं सकता, यहाँ पे पी रखोगे तो यहाँ पे एस नहीं आ सकता। नेक्स्ट देखो आपके पास मुद्दा है कि आपका पी यहाँ पे आ जाएगा और पी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ जाएगा? एस। यही कंडीशन आपकी खाली थी। नेक्स्ट देखो पी के इमीडिएट लेफ्ट में एस, पी आपका यहाँ पे आ जाएगा और पी के इमीडिएट लेफ्ट में एस आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है मामला? नेक्स्ट देखो आगे, अगला है द वन हु स्पीक्स उर्दू सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पी। देखो जिस पर्सन को उर्दू पसंद है वो पी के राइट को दूसरा बैठा है। अब एक बात बताओ, पी के राइट को दूसरा वो पर्सन बैठा है जिसको उर्दू पसंद है, तो मैं कह सकता हूं पी के राइट को दूसरा बैठा है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू को क्या पसंद हो गया है? उर्दू। पी को पसंद है हिंदी, और पी के राइट को सेकंड उस पर्सन को बैठाना है जिसको क्या पसंद है? उर्दू पसंद है, तो पी आपका यहाँ पे रहा। पी का राइट बनेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट आ जाएगा? उर्दू। ठीक है, यहाँ तक का मामला। नेक्स्ट देखो आगे, अगला दिया है ओनली थ्री पीपल सिट बिटवीन द वन हु स्पीक्स बंगाली एंड द वन हु स्पीक्स इंग्लिश। बंगाली और इंग्लिश वाले के बीच में 3 पर्सन है, मतलब मैं आप ये कह सकता हूँ कि बंगाली और इंग्लिश आमने सामने आएगा। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे आप बंगाली रखना चाहोगे तो इसके सामने इंग्लिश यहाँ पे नहीं आ सकता, और बंगाली आप टी के सामने रखना चाहो तो मैं कह सकता हूं भाई डब्ल्यू के सामने इंग्लिश नहीं आ सकता। तो ये डायग्राम तो कैसा हो गया है? गलत। अब जाके ये डायग्राम गलत हुआ है। अब आपके पास मुद्दा है बंगाली और इंग्लिश वाले के साथ बीच में कितने पर्सन हैं? 3। और जब बंगाली और इंग्लिश वाले के बीच में 3 पर्सन है तो सीधी सी बात है भाई यहाँ पे आपका आ सकता है बंगाली, और जब यहाँ पे बंगाली आएगा तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? आपका इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे अगर आपका बंगाली आएगा तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? आपका इंग्लिश आ जाएगा। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे कौन आ जाए? आपका इंग्लिश हो जाए, और जब यहाँ पे इंग्लिश हो जाए तो यहाँ पे कौन आ सकता है? आपका बंगाली। ठीक है, अगला मुद्दा दिया है आपके पास द वन हु स्पीक्स बंगाली इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी। देखो टी का पड़ोसी बंगाली वाला पर्सन नहीं है, और जब टी का पड़ोसी बंगाली वाला पर्सन नहीं है तो मैं कह सकता हूँ टी का पड़ोसी कौन हो जाएगा? इंग्लिश।
तो जब यहाँ पे इंग्लिश सेट हो गया तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कौन सेट हो जाएगा, यहाँ पे बंगाली सेट हो जाएगा। क्लियर है भाई यहाँ तक का मामला। अब देखो यहाँ पे यू फिक्स है, यहाँ पे डब्ल्यू फिक्स है, यहाँ पे टी फिक्स है। अगला जो मामला आपके पास दिया है वो दिया है आर सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु स्पीक्स इंग्लिश। देखो इंग्लिश वाले के लेफ्ट को सेकंड आर बैठा है, इंग्लिश आपके पास ये रहा, तो इंग्लिश वाले के लेफ्ट को सेकंड कौन हो जाएगा, आर। अब आपके पास एक पर्सन बचा है, एक पर्सन आपके पास कौन बच गया है, शायद वी बच गया है, नहीं वी तो हो गया है, पी क्यू, मेरे हिसाब से क्यू बच गया, तो मैं कह सकता हूँ क्यू को क्या पसंद हो जाएगा, इंग्लिश। और बाकी सारी सब्जेक्ट हर पर्सन के सामने आई गई, तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ऐसा कोई भला इंसान है भाई जिसको इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आई हो? देखो बेहद ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आराम से आप इस क्वेश्चन का क्या दे सकते हो, आंसर दे सकते हो। बिल्कुल कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन चलते हैं भाई ये वाले। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे। अब आपके पास क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्या क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन आएगा? अब आपके पास दिया है बंगाली वी, हिंदी पी, इंग्लिश की जगह पे कौन आएगा, बंगाली बी, हिंदी पी। अब आपसे पूछा है इंग्लिश की जगह पे कौन आएगा, तो चेक करते हैं, बंगाली वी। अब एक को बताओ, बंगाली वाले के लेफ्ट को पहला दूसरा तीसरा बी बैठा है, तो बंगाली का और वी का रिलेशन क्या है, लेफ्ट को तीसरा। नेक्स्ट यह है हिंदी और पी। अब एक को बताओ, हिंदी का और पी का भी रिलेशन क्या है कि हिंदी वाले के लेफ्ट को पहला दूसरा तीसरा कौन बैठा है, पी। अब आपसे पूछा है भाई इंग्लिश, अब आपको पता है इंग्लिश वाले के लेफ्ट को तीसरा पर्सन निकालना है। अब एक बात, इंग्लिश वाले के लेफ्ट को पहला तो मलयालम हो गया, दूसरा हिंदी हो गया, तीसरा उर्दू हो जाएगा। तो जो आंसर आपके पास जाएगा, नहीं उर्दू नहीं, उर्दू के सामने पर्सन कौन है, डब्लू। तो मैं कह सकता हूं जो आंसर आपका जाएगा वो कौन जाएगा, डब्लू जाएगा। ये लो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर डब्लू हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपके पास दिया है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू विद रेस्पेक्ट टू द वन हु स्पीक्स मलयालम। मलयालम वाले पर्सन के बिहाफ पर यू की पोजीशन क्या बनेगी? अब एक बार बताओ, मलयालम वाले पर्सन के बिहाफ पे यू की पोजीशन। अब आपको पता है भाई मलयालम वाले पर्सन के बिहाफ पे यू की पोजीशन निकालनी है। मलयालम ये रहा, मलयालम वाले के लेफ्ट को पहला हिंदी, दूसरा उर्दू और तीसरा है यू। तो मैं कह सकता हूँ भाई लेफ्ट को तीसरा बनेगा, और जब लेफ्ट को तीसरा बनेगा तो आंसर कौन से नंबर का है, 4 नंबर का। अगला आपके पास दिया है हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु स्पीक्स गुजराती। देखो गुजराती वाले के लेफ्ट को तीसरा कौन सा पर्सन बैठा है? अब आपको पता है गुजराती वाले के लेफ्ट को तीसरा, गुजराती वाला कहां पे है आपका, ये रहा एस के सामने। और आपसे कहा गया है गुजराती वाले के लेफ्ट को पहला तमिल, दूसरा इंग्लिश, तीसरा मलयालम या टी। तो आंसर या तो मलयालम और या फिर आंसर क्या जाएगा आपका, टी जाएगा। तो या तो आंसर मलयालम और या फिर आंसर टी। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस का क्या देना है, आंसर देना है। दे लोगे आप लोग इन क्वेश्चंस के आंसर को? बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है ये आपका भाई, एक थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात? अब मुझे फटाफट आप इस सेकंड नंबर के क्वेश्चन का आंसर देके बता दो, और मैं टाइम दे रहा हूं, टाइम आपके पास है कुल मिला के 5 मिनट का। 5 मिनट में फटाफट आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, जल्दी से फटाफट आंसर दो।
जल्दी करो भाई। 4 मिनट खत्म हो गए आप लोगों के। जल्दी करो भाई फटाफट से। जब तक मैं सारी चीजें रेडी कर लेता हूँ। टोटल 8 पर्सन गिवन है।
हाँ भाई, टाइम अप हो गया आप लोगों का, बंद कर दो। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन पढ़ो पहले तो ध्यान से। आपके पास क्वेश्चन है कि 8 पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। देखो आपके पास टोटल 8 पर्सन हैं जो एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हैं और सारे के सारे पर्सन का फेस सेंटर की साइड। ईच वन ऑफ देम हैज अ डिफरेंट प्रोफेशन। प्रत्येक पर्सन का प्रोफेशन अलग अलग है, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, टीचर, क्लर्क, शॉपकीपर, बिजनेसमैन और बैंकर। लेकिन इनका सीक्वेंस सेम हो ये जरूरी नहीं है। अब आपके पास सबसे पहली जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर। देखो टीचर के राइट को थर्ड कौन बैठा है, ए। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ भाई कि यहाँ पे मान लो आपने किसको बैठा दिया है, टीचर को। टीचर का राइट एंटी क्लॉकवाइज, टीचर के राइट को पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे कौन आ गया है, ए। जब आपने इस वाले डायग्राम में टीचर को यहाँ पे बैठाया है तो इस वाले डायग्राम में भी टीचर यहीं बैठेगा और टीचर के राइट को थर्ड कौन हो जाएगा, ए। ठीक है, आपका यहाँ पे ए फिक्स हो गया है और आपका यहाँ पे भी ए क्या हो गया है, फिक्स हो गया है। अगला दिया है डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टीचर। देखो जी किसका पड़ोसी नहीं है, टीचर का। अब देखो ना तो यहाँ पे जी आ सकता है और ना ही यहाँ पे जी आ सकता है। जी टीचर का पड़ोसी नहीं है, यहाँ पे जी नहीं आ सकता और यहाँ पे जी नहीं आ सकता। ठीक है, और एक लाइन आपके पास रह गई है कि डी जो है वो जी के लेफ्ट को दूसरा बैठा है। इस लाइन को आप क्या रखना भाई, ध्यान रखना, इस लाइन को आप अंडरलाइन कर सकते हो कि डी जो है वो जी के लेफ्ट को कौन सा बैठा है, दूसरा बैठा है। अगला मुद्दा आपके पास दिया है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बी हु इज शॉपकीपर एंड टीचर। देखो बी जो शॉपकीपर है और टीचर के बीच में एक पर्सन बैठा है, तो मैं कह सकता हूँ भाई आपके बी की पहली पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है और बी कौन हो गया है, शॉपकीपर। और बी की सेकंड पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है और बी कौन हो गया है, शॉपकीपर। बी और शॉपकीपर के बीच में कितने पर्सन हो गए, एक पर्सन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे। अगला आपके पास दिया है द वन हु इज एन आर्किटेक्ट सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ शॉपकीपर। देखो शॉपकीपर के राइट को तीसरा वो पर्सन बैठा है जो आर्किटेक्ट है, मतलब एक, दो, और तीसरा पर्सन आपके पास कौन आ जाएगा, ये वाला पर्सन। तो ये कौन हो गया है, आर्किटेक्ट। ठीक है, आपके पास मुद्दा है कि शॉपकीपर के राइट को पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ पे वो पर्सन आएगा जो कौन है भाई, आर्किटेक्ट है। क्लियर है मामला, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नेक्स्ट देखो आगे। अगला मुद्दा आपके पास दे रखा है एच सिट्स बिटवीन आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर। देखो आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में कौन बैठा है, एच बैठा है। अब एक छोटी सी बात है कि आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच बैठा है, तो मैं कह सकता हूँ भाई एक तो आपका इंजीनियर यहाँ पे आ सकता है और एक आपका इंजीनियर कहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच बैठा है भाई, एक तो आपका एच यहाँ पे आ सकता है, एक एच आपका यहाँ पे आ सकता है। आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में कौन बैठा है भाई, एच बैठा है। सॉरी गलती हो गई आपके पास, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में कौन बैठा है, एच। तो आपके पास आर्किटेक्ट यहाँ पे है तो यहाँ पे इंजीनियर और यहाँ पे कौन आ जाएगा, एच। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर आर्किटेक्ट आपका यहाँ पे है तो बीच में आ जाएगा एच और यहाँ पे कौन आ जाएगा आपके पास, इंजीनियर। ठीक है, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में कौन बैठ जाएगा भाई, एच, पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे भी एच की क्या है, पॉसिबिलिटी। इंजीनियर भी किस में है आपका, पॉसिबिलिटी में है, लेकिन आर्किटेक्ट आपका फिक्स है। अगली कंडीशन आपके पास दे रखी है एच सिट्स बिटवीन आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच। देखो ई किसका पड़ोसी नहीं है, एच का पड़ोसी नहीं है। चलो मान लिया है कि ई एच का पड़ोसी नहीं होगा। अगला दिया है इंजीनियर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्लर्क। देखो जो इंजीनियर है वो क्लर्क के राइट को तीसरा है। या तो आप ये कह सकते हो कि इंजीनियर क्लर्क के राइट को तीसरा है, या फिर आप ये कह सकते हो कि क्लर्क इंजीनियर के लेफ्ट को तीसरा है। एक बात बताओ, अगर आप इंजीनियर को यहाँ पे बैठाना चाहोगे, देखो आपके पास मुद्दा है कि इंजीनियर को अगर आप यहाँ पे बैठाना चाहोगे तो इंजीनियर के लेफ्ट को यहाँ पे किसी भी कंडीशन में क्लर्क आ सकता है क्या, नहीं। तो मैं कह सकता हूँ भाई इंजीनियर की ये पॉसिबिलिटी तो क्या हो गई, खत्म हो गई। और जब इंजीनियर की ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे तो आपका इंजीनियर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ से आपका इंजीनियर क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। और जब यहाँ पे इंजीनियर नहीं आएगा तो यहाँ पे कौन नहीं आएगा, एच नहीं आएगा। तो मैं कह सकता हूँ भाई अब ये एच और इंजीनियर की पॉसिबिलिटी नहीं रही, अब एच और इंजीनियर क्या हो गया है आपका, फिक्स हो गया है। ठीक है, इधर की साइड आ जाओ।
अगर आप इंजीनियर को यहाँ पे रखना चाहोगे तो आपको पता है इंजीनियर के लेफ्ट को तीसरा कौन नहीं आ सकता है, क्लर्क नहीं आ सकता है। तो मैं कह सकता हूं भाई अब आपका इंजीनियर किसके सामने फिक्स हो गया है, इंजीनियर आपका अब यहाँ पे फिक्स हो गया है और एच भी अब आपका यहाँ पे क्या हो गया है, फिक्स हो गया है। तो अब आपके पास मुद्दा क्या बनेगा वो सुनो, अब आपके पास मुद्दा बनेगा कि यहाँ पे बीच में कौन आ जाएगा, देखो आर्किटेक्ट आपका यहाँ पे है तो आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में किसको बैठा दिया है, एच को। अगला मुद्दा आपके पास यहाँ की इधर की साइड है कि आर्किटेक्ट अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएगा एच और आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में कौन आ जाएगा, एच। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो आगे। अगला मुद्दा आपके पास है कि ई किसका पड़ोसी नहीं है, एच का पड़ोसी नहीं है। देखो आपके पास एक कंडीशन दे रखी थी, ये लाइन जो हमने छोड़ी थी, ई किसका पड़ोसी नहीं है, एच का पड़ोसी नहीं है। और जब ई एच का पड़ोसी नहीं है तो मैं कह सकता हूं एच की बगल में ई नहीं आएगा। और जब एच की बगल में ई नहीं आएगा तो एक बार तो यहाँ पे आपका ई आ नहीं सकता और नेक्स्ट यहाँ पे आपका ई आ नहीं सकता। इधर की साइड आ जाओ, एच की बगल में ई नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे ई नहीं आ सकता और यहाँ पे भी कौन नहीं आ सकता, आपका ई नहीं आ सकता। अब एक बार बताओ, अब आपके पास मुद्दा है, एक लाइन छोड़ी थी कि जी के लेफ्ट को दूसरा डी बैठा है। अब एक बार बताओ, जी के लेफ्ट को दूसरा डी, अब आपको पता है एच की बगल में तो जी आ नहीं सकता, तो मैं कह सकता हूँ भाई जी यहाँ पे भी नहीं आ सकता। जी को अगर आप यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे आपका डी नहीं आ सकता, तो मैं कह सकता हूँ जी आपका यहाँ पे फिक्स हो गया और जी के लेफ्ट को सेकंड यहाँ पे कौन फिक्स हो गया है, डी फिक्स हो गया है। आपके पास मुद्दा था कि जी के लेफ्ट को सेकंड कौन बैठा है, डी। अब इधर की साइड आ जाओ आप लोग, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे अगर आप जी रखना चाहो, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जी रखना चाहोगे तो जी के लेफ्ट को सेकंड यहाँ पे डी नहीं आ सकता, तो जी यहाँ से कैंसिल हो गया, जी यहाँ पे आ नहीं सकता, जी यहाँ पे आ नहीं सकता। नेक्स्ट देखो जी को यहाँ पे रखोगे तो पहला और दूसरा यहाँ पे डी रख नहीं सकते, डी को यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे आपका डी आ नहीं सकता, मतलब डी की पॉसिबिलिटी और डी की पॉसिबिलिटी यहाँ पे तो नहीं बन सकती। तो ये डायग्राम तो आपका कैसा हो गया है, गलत। तो एक बार बताओ मुझे अब आपके पास मुद्दा क्या है, अब आपके पास मुद्दा ये है कि जी फिक्स हो गया और डी फिक्स हो गया। क्लियर है मामला, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नेक्स्ट देखो आगे। अगला मुद्दा आपके पास दिया है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बिजनेसमैन एंड एफ। बिजनेसमैन और एफ के बीच में एक पर्सन बैठा है। अब एक बार बताओ, बिजनेसमैन और एफ के बीच में अगर एक पर्सन यहाँ पे बैठेगा तो मैं कह सकता हूँ भाई कि मान लो यहाँ पे आपके पास कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा और यहाँ पे कौन आ सकता है, आपका बिजनेसमैन आ सकता है, पहली पॉसिबिलिटी होगी। बिजनेसमैन और एफ के बीच में एक पर्सन है तो मैं कह सकता हूँ भाई यहाँ पे आपका बिजनेसमैन आ सकता है और यहाँ पे कौन आ सकता है, एफ। तो बिजनेसमैन और एफ के बीच में एक पर्सन हो गया है। नेक्स्ट देखो, ई इज नीदर अ बिजनेसमैन नॉर अ डॉक्टर। अब एक बात बताओ, अगर आप एफ को यहाँ पे फिक्स कर दोगे, यहाँ पे बिजनेसमैन को फिक्स कर दोगे थे तो आपको पता है ई ना तो डॉक्टर है और ना ही कौन है, बिजनेसमैन है। तो मैं कह सकता हूँ भाई ई आपका यहाँ पे आ नहीं सकता, तो कोई और पॉसिबिलिटी आपके पास बन सकती है क्या, नहीं बन सकती। तो एक मुद्दा तो आपका गलत हो गया कि यहाँ पे बिजनेसमैन नहीं आएगा और जब यहाँ पे बिजनेसमैन नहीं आएगा तो यहाँ पे कौन नहीं आएगा, एफ नहीं आएगा। तो मैं कह सकता हूँ ई कौन हो जाएगा, इंजीनियर। और जब ई इंजीनियर हो जाएगा तो बिजनेसमैन कौन हो जाएगा, ए। और जब ए बिजनेसमैन हो जाएगा तो एफ कौन हो जाएगा भाई, आर्किटेक्ट। ठीक है, क्लियर है मामला। अब आपके पास बचा कौन, डी। और डी कौन हो जाएगा आपके पास, डॉक्टर। ठीक है, अब आपके पास एक और मुद्दा बच गया है। अच्छा, आपके पास एक और कंडीशन थी ना कि ई जो है, सॉरी, आपके पास जो मुद्दा दिया था वो दिया था इंजीनियर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्लर्क। देखो क्लर्क के राइट को तीसरा कौन बैठा है, इंजीनियर। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कौन आ जाएगा, क्लर्क। और क्लर्क के राइट को तीसरा कौन आ जाएगा, इंजीनियर आ जाएगा। अब आपके पास एक और पर्सन बच गया है। एक और पर्सन कौन बच गया है आपके पास, देखो ए हो गया है, बी हो गया है, सी बच गया है। सी कौन हो जाएगा, सी यहाँ पे आ गया और सी का जो ऑक्यूपेशन यहाँ पे बचेगा वो कौन बचेगा, बैंकर। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा आपके पास, बैंकर। ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया है, कंप्लीट। ठीक है, ई ना तो बिजनेसमैन है और ना ही डॉक्टर है और बिजनेसमैन और एफ के बीच में एक पर्सन बैठा है। बिजनेसमैन और एफ के बीच में एक पर्सन हो गया है, कर लोगे। ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया भाई, कंप्लीट हो गया है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से आप इन क्वेश्चंस के क्या दे लेना, आंसर दे लेना। दे लोगे, कोई दिक्कत वाली बात है क्या भाई? बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आप चुटकियों में इजी इजी दे सकते हो भाई। ठीक है, अब आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस के आंसर तो आप लोग दे लेना। ये वाला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, इस वाले क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई। और आपको टाइम लगाना है कितने मिनट का, 5 मिनट का। ठीक है, मैं वीडियो एंड करूंगा तो आप क्या करो, इस वाले का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। स्क्रीनशॉट के बेस पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना
और जब ये क्वेश्चन आपका ना हो तो आप मुझसे कंसल्ट करना भाई, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन आपके पास होगा किस तरीके से। आई थिंक ये वाला आपके पास इस पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है भाई। तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग कर लेना। मैक्सिमम जो टाइम आपको लगना चाहिए वो 5 मिनट का लगना चाहिए। बेसिक चीज आप ध्यान रखना, दो डायग्राम बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना, सिंगल डायग्राम में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश मत करना भाई, ठीक है। और ऐसा कोई स्टूडेंट है भाई जिसको यहाँ तक कोई भी दिक्कत आई हो, देखो दिक्कत की अगर मैं बात करूं, देखो दिक्कत आपको थोड़ी सी आ रही होगी क्योंकि आपने प्रैक्टिस थोड़ी सी कैसी की है भाई, कम की है। अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो आपको इजीली बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करके चलनी है, किसी भी कंडीशन में कोई भी लोड लेके आपको नहीं चलना है। अगर भाई आप लोड लेके चलोगे तो मामला क्या हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। देखो अभी हमारे पास 4-5 मिनट बाकी हैं, इसके क्वेश्चंस को भी हम क्या कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखे हैं वो सुन लो, अभी जाना नहीं है, रुक जाओ भाई, 1 घंटे का टाइम तो अभी हुआ ही नहीं है। अच्छा वो हमने डायग्राम तो हटा ही दिया था, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायग्राम हमने हटा दिया था। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो एक बार, और सॉल्व करो, आपके पास यहीं पे सॉल्व करो, टाइम आपके पास 5 मिनट का है, फटाफट सॉल्व करो जल्दी से आंसर। 5 मिनट का टाइम है, फटाफट खत्म करो इस क्वेश्चन को। जल्दी करो भाई, 1.5 मिनट खत्म हो गया आपका। जल्दी करो।
हो गया भाई, चलो ठीक है। आप लोग इसके आंसर्स दे लेना, आंसर्स के भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आंसर्स के आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार जल्दी से। और एक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया भाई, ठीक है। ओके, अब हम लोग भाई नेक्स्ट हमारा जो चलेगा वो चलेगा इनसाइड आउटसाइड फेसिंग। हम जो अगले वीडियो में बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इनसाइड आउटसाइड फेसिंग के बारे में, क्योंकि अभी तो हमने सेंटर फेसिंग वाली कंडीशन को क्या कर लिया है, खत्म कर लिया है। एक और सिचुएशन आपके पास बनी है, जब क्वेश्चन में ब्लड रिलेशन दे दिया जाए, तो हो सकता है कल हम ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस की बात कर ले, तो जहां पे सेटिंग अरेंजमेंट में क्या दे दिया जाए, ब्लड रिलेशन दे दिया जाए, तो ऐसे सेटिंग अरेंजमेंट को हम खत्म कैसे करेंगे, बिल्कुल एक झटके में, चुटकियों में कैसे खत्म करेंगे, उनके बारे में हम लोग क्या कर लेंगे भाई, बात कर लेंगे, ठीक है। अभी क्लास में खत्म कर रहा हूं, आपके पास जितने भी क्वेश्चन है जो वहां से आपको इंटरनेट वगैरह से मिले, उन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार क्या कर लेना भाई, कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ओके भाई, बाय बाय।